नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और मेरे साथ है राजस्थान स्टेट हेड देवेंद्र। देवेंद्र, आपका भी स्वागत है। और देखिए, राजस्थान विधानसभा का नया सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले जो ये बयानबाजी का दौर है, अ, क्या मायने हैं इसके और क्यों हो रहा है? ये किस बात का ऑब्जेक्शन है विपक्ष को? देखिए, अशोक गहलोत ने कुछ दिनों पहले यानी 17 जनवरी को एक ट्वीट किया था, एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, उनका नाम लेते हुए जो नया सत्र जो शुरू हो रहा है उसमें विधायकों पर सवाल पूछने की पाबंदियों का कुछ जिक्र किया है। उसमें ये कहा गया है कि भाई 5 सालों से पुराने मामलों को आप नहीं पूछ सकते, ऐसी सलाह दी गई है। और हम्म। मंत्रियों को जवाब देने की जो जवाबदेही है, छूट देने की जो छूट है, उस पर सवाल उठाए हैं उन्होंने। अशोक गहलोत ने साफ तौर पर सरकारों और विपक्ष के जवाबदेही तय करने के लिए संसद की जो परंपरा है, विधानसभा की जो परंपरा है, उसका हवाला देते हुए एक तरह से हमला किया है। उसमें ये जो चीजें जो सामने आई उसके बाद से पक्ष और विपक्ष जो है वो खासकर वो सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस बारे में सवाल उठाया। उस पर कल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हम्म। और अपनी बात हम्म। कहने की कोशिश की। मोटे हम्म। तौर पर वजह क्या है जिसको लेकर अशोक गहलोत को आपत्ति है या कांग्रेस को आपत्ति है? पहले ये 2020 जो नहीं तो, ऐसे लेकिन अगर अशोक गहलोत कह रहे हैं, कोई ऐसे कोई छोटा नेता नहीं, अशोक गहलोत कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाबंदियां लगी हुई हैं, तो आप स्पीकर की तरफ से क्या स्पष्टीकरण आया है? देखिए, स्पीकर ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने आर्टिकल 20 का जो एक बुलेटिन जो जारी था, सॉरी, बुलेटिन 20 का एक हवाला दिया, जो बुलेटिन 20 में 2020 में वो बदलाव किया गया संसदीय परंपराओं में सवाल पूछने के राजस्थान विधानसभा के क्षेत्र में। 2020 में इन्हीं की सरकार थी, यानी अशोक गहलोत की सरकार थी। यानी बदलाव जो सवालों को पूछने को लेकर जो नए मापदंड तय किए गए, जो विधायकों को सलाह दी गई, ये मैंडेटरी नहीं है विधायकों के लिए, लेकिन उन्हें सलाह दी गई कि भाई आप इस तरह से आप 5 साल पुराने मामलों के आंकड़े नहीं पूछ सकते, आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा दूसरों के क्षेत्रों में अपने सवाल नहीं पूछ सकते विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा में अगर कोई सवाल लगता है तो उसके बारे में जवाबदेही उस प्रशासन की, उस विभाग की तय समय सीमा में देना बहुत जरूरी होता है। और अक्सर हमारी जो न्यूज की जो खबरें बनती हैं वो एक उदाहरण को लेकर पूरे प्रदेश का आंकड़े जो हैं वो उस विधानसभा के सवालों में अक्सर आते रहे हैं। जो भी हम विधानसभा की कवरेज हम लोग अक्सर कई सालों से कर रहे हैं तो उसमें मोटे तौर पर सामने आया। लेकिन 2020 के बाद से प्रादेशिक आंकड़े विधानसभा में सवालों के जवाब के रूप में आने बंद हो गए हैं, तो इसको लेकर भी बड़ी दिक्कतें जो थी वो साफ तौर पर थी। लेकिन लेकिन देवेंद्र, जैसा कि आपने जिक्र किया कि तो बहुत लीनियंसी है ना, कि सलाह दी गई है। अब सलाह को यहाँ पर विपक्ष इतनी ज्यादा उससे क्यों, तलखी से क्यों ले रहा है? वो ये क्यों कह रहा है कि पाबंदी लगा दी है, हम जनता के हित के मुद्दे नहीं उठा पाएंगे? भाई, ये तो एडवाइस है ना। देखिए, इस एडवाइस को मानना सीधे तौर पर सदन में सर्वोपरि हक जो है वो सभापति जो चेयर पर बैठा होता है, या यूं कहें कि विधानसभा अध्यक्ष का होता है। और अगर वो एडवाइस मानते हैं और सरकार की सलाह पर मानते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें जो है फ्लोर मैनेजमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत आसान हो जाती है। यानी फ्लोर मैनेजमेंट करना बहुत आसान हो जाता है, जो कांग्रेस ने सिखाया भी है अपने अशोक गहलोत के टाइम में। और इसीलिए बार बार ये जो फ्लोर मैनेजमेंट की, चाहे कांग्रेस का फ्लोर, कांग्रेस ऑब्वियसली चाहेगी कि विपक्ष जो है वो सरकार को घेरे, 2 साल की उपलब्धियों को नाकामियां बताकर घेरे, या सरकार की जो अभी आपराधिक जो गतिविधियां बढ़ी उनको लेकर, एसआईआर को लेकर घेरने की तैयारी है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिस पर फ्लोर मैनेजमेंट का सवाल उठता है, और फ्लोर मैनेजमेंट को ही लेकर सरकारी स्तर पर जो प्रयास किए गए हैं, चाहे वो अधिकारियों के द्वारा सलाह दी गई हो, उस पर पहले भी सरकारें करती रही है, ये सरकार भी करी। और अशोक और वासुदेव देवनानी भी ये कह रहे हैं कि सदन से बाहर इस तरह के माननीय वरिष्ठ नेता द्वारा मेरा नाम लेकर उठाया जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और उसको वो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जो भी दिशा निर्देश में दिए वो संसद विधानसभा सत्र के दौरान मैं दूंगा, मैं बाहर नहीं बोलूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं अध्यक्ष हूं, चाहे मैं विधानसभा सत्र चले चाहे ना चले, तो अध्यक्ष का जो गरिमा है वो उन्हें एक वरिष्ठ सदस्य को रखनी चाहिए। तो दोनों के बीच में क्या आखिर ऐसी वजह रही कि दोनों एक दूसरे का नाम लेकर एक दूसरे पर विधानसभा की गरिमाओं, परंपराओं, नियमों के बारे में एक दूसरे पर हवाला दे रहे हैं, या अवहेलना कर रहे हैं, या एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं? ये बड़ी बात है, ये सोचने की भी बात है कि आखिर इसके पीछे तो बड़ी क्या बड़ी ये वजह। कोई, इसके पीछे कोई निजी वजह हो सकती है, या फिर सिर्फ इतनी कि विपक्ष को लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ्लोर पर उन्हें प्रेशर झेलना पड़ेगा
और क्योंकि हमने संसद में भी देखा, अक्सर राहुल गांधी भी इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई मेरा माइक आपने बंद कर दिया और मुझे वो आजादी नहीं मिल रही है बात को रखने की। तो क्या इसी बात का जिक्र विधानसभा में भी हो रहा है कि विपक्ष को लग रहा है उनकी बातों को दबा दिया जाएगा, जिन मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करने की नियत बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं? बिल्कुल, आपका जो सवाल है उसका जवाब साफ तौर पर अब तक की जो गतिविधियां हैं उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि जो संसद में खासकर लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जो परंपराएं कायम की जाती है वो बहुत गरिमा पूर्ण होती है। वहां अगर कोई उससे कहीं उतना डिसिप्लिन संभवतः राजस्थान विधानसभा में कई बार नियमों, नए जो सदस्य हैं उनको नियमों की जानकारी नहीं होती, या अनभिज्ञता से या पॉलिटिकल वजह से या किसी अन्य वजह से वो ज्यादा अपने आप में स्वच्छंद, साफ तौर पर नियम तोड़ने में स्वच्छंद ज्यादा महसूस करते हुए कुछ घटनाएं पिछले कुछ सालों में ऐसी हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो उसको कंट्रोल भी करना जानते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, अपना जो जो नियम कायदे हैं अपने उनकी पालना कराना वो बाखूबी जानते हैं, पहले भी जानते हैं लोग हैं। इस बार भी वासुदेव देवनानी भी इस बात के लिए, नियम और कायदों के लिए बड़े पक्के माने जाते हैं। उनको अक्सर ये भी माना जाता है कि जब वो पटल पर, जब वो अपने सदन में बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक नजर से सारे विधायकों को देखते हैं, वो सत्ता पक्ष और पक्ष के बीच में डिफरेंस नहीं करते। लेकिन विपक्ष का ये आरोप इस बार भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 28 तारीख से सत्र शुरू होना, 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई है इसी मामले को, जो दोनों बीच में क्या क्या चीज हो सकती है उसमें सवालों का जवाब अभी तक 70% सवालों का जवाब कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जानकारी दी जो सत्र में उठाए जाएंगे उनका जवाब आ चुका है। 30% का जवाब भी संभवतः सत्र शुरू होने से पहले पहले विभागों से आ जाएगा। सवालों का जवाब जो विधायकों तक कितना पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, ये विधानसभा सत्र के दौरान सवालों के जवाब मंत्री जब देंगे तब पता लगेगा। तो ऐसे अच्छा देवेंद्र, जैसे कि आपने यहाँ पे जिक्र किया कि डिसिप्लिन मेंटेन करना बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर के पास होती है, और इनडिसिप्लिन के केसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं विधानसभा में एज कम्पेयर टू अगर हम ऊपरी सदनों की बात करें। तो जैसे आपने खुद ही बताया कि अशोक गहलोत के टाइम पे इंट्रोड्यूस हो गया था, तो अब अपने टाइम पे जो चीजें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं उन चीजों को लेकर अब उनको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट करना ये थोड़ा इलॉजिकल नहीं लगता? बिल्कुल यही सवाल तो वासुदेव देवनानी बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे हैं कि 2020 में जब ये नया बुलेटिन शुरू हुआ जिसको विधायकों के सवाल पूछने पर ये हिदायतें दी गई, उस पर अशोक गहलोत अब क्यों सवाल उठाने, क्या उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि क्या अशोक गहलोत साहब को ये नियम कायदे नहीं मालूम? क्या विधानसभा के अध्यक्ष जो रहे हैं अब तक उन सबको ये नियम कायदे नहीं मालूम? क्या कांग्रेस को के वरिष्ठ सदस्यों को ये नियम कायदे नहीं मालूम? तो सवाल कहीं ना कहीं वापस से उन्हीं से पूछा जा रहा है। और विधानसभा अध्यक्ष ने सार्वजनिक तौर पर विधानसभा से अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस, अलग जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें जो उन पर हमले, व्यक्तिगत जो नाम लेकर हमले हुए अशोक गहलोत द्वारा, उससे वो साफ तौर पर नजर आए। और कहीं ना कहीं इसे उन्होंने एक तरह से अध्यक्ष के मान सम्मान के संदर्भ में भी एक तरह से इशारा करते हुए अशोक गहलोत और कांग्रेस से पूछा है। अब देखने की बात होगी कि जब सर्वदलीय बैठक होगी, इसमें विधानसभा अध्यक्ष शामिल होंगे, अशोक गहलोत भी इसमें शामिल होंगे, और उनके बीच में किस तरह का तारतम्य बैठता है, सदन सुचारू रूप से चले, क्योंकि बजट भी आना है अगले महीने। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इंपॉर्टेंट एसआईआर की गतिविधियां भी चल रही हैं जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। आपराधिक घटनाएं भी कई हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल उठाने की तैयारी में है। तो ऐसे कई मुद्दे। एक चीज मैं आपसे यहाँ भी ये भी समझना चाहूंगी जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। देवेंद्र, जैसे कि आपने यहाँ पे सर्कुलर में एक पॉइंट रेज किया कि जो 5 साल से पुराने मुद्दे हैं उनको ना उठाएं या एडवाइस किया गया ताकि जो नई चीजें उनके बारे में डिस्कशन ज्यादा हो सके। तो अब इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या गुरेज है भाई? क्या नए मामले कम पड़ गए हैं? या तो मामलों की भरमार है, अगर विपक्ष को नहीं मिल रहे तो ये तो विपक्ष की कमजोरी है। देखिए, आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़ों में एनालाइज करना वो नेताओं का, विधायकों का, या जो अपने जवाब जब देते हैं तो उसमें सरकार को घेरते हैं कि भाई पिछले 5 सालों के आंकड़े देखा जाए तो हमारे 5 सालों के आंकड़ों में ये कमियां थी, ये खामियां, ये अच्छाइयां थी, आपके आंकड़ों में ये खामियां थी। तो वो जो आंकड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं बेवजह एक दूसरे पर लांछन करने या गतिरोध का एक बहुत बड़ा कारण अब तक मैं जो विधानसभा की कार्रवाई मैंने देखी है उसमें मुझे महसूस साफ तौर पर दिखाई देते रहे। तो इसीलिए उन सबको बचने के लिए विधानसभा की ओर से नियम कायदे बनाए गए ताकि सुचारू रूप से हर एक सदस्य का जवाब मिले, उनको जो उसकी समस्या का, मूल समस्या का जवाब मिले, वक्त खराब ना हो, ज्यादा से ज्यादा जो विधायी कार्य हैं वो निपटाए जाए। लेकिन सवाल फिर यही है कि आपस में क्या पॉलिटिक्स जो है वो दोनों पार्टियों के एक दूसरे की
वो सदन में भी हावी हो पाएगी, या उसको इस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट कांग्रेस करेगी, कांग्रेस बीजेपी करेगी, और विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपने अनुशासन को विधानसभा में कैसे कायम रख पाते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती। देवेंद्र, ये भी तो एक बड़ी चुनौती हो गई ना यहाँ पर स्पीकर के सामने, सरकार के सामने। भाई विपक्ष तो पहले से ही असंतुष्ट नजर आ रहा है, अब उसके बाद कैसे वो सत्र में जो है उस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा? क्योंकि ये भी तो आपको कहीं ना कहीं एक समन्वय, जब हम संसद की कार्यवाही भी देखते हैं तो पहले एक मीटिंग होती है जिसमें सभी पक्ष एक साथ आते हैं और ये तय किया जाता है कि भाई बहुत अच्छे से प्रोसीडिंग्स चलेंगी और किसी तरीके का हो हल्ला नहीं होगा, ताकि जनता के हित में बात की जा सके। पर अगर पहले ही इतना ज्यादा असंतोष है तो फिर कैसे ये कार्यवाही? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 27 तारीख को जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, उसमें सामंजस्य बनाने के लिए, और जो उन दोनों के बीच में गतिरोध, खासकर उस एक एक्स पर जो पोस्ट की है अशोक गहलोत साहब ने, उनको लेकर मुख्य तौर पर एक आपसी सहमति जो है वो जारी होगी। इसके अलावा ये भी पता लग पाएगा कि आखिर अशोक गहलोत को ये जरूरत क्यों पड़ी कि वो विधानसभा अध्यक्ष पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाने वाले नाम को लेकर, जबकि जो संसदीय परंपराएं हैं उसमें चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, इन संवैधानिक पद पर बैठे लोग व्यक्तियों को कहीं ना कहीं ये आरोप नहीं लगाए, ये व्यक्तिगत आरोप नहीं लगते हैं। उनको सरकार का नाम लिया जाता है, बीजेपी का नाम लिया जाता है, भाजपा का नाम लिया जाता है, व्यक्तिगत नाम से नहीं बुलाया जाता है इस तरह के आरोपों में। अब ये परंपरा नहीं शुरू हुई है, या इस परंपरा के पीछे कुछ और वजह है, ये संसद में विधानसभा के सत्र के दौरान ही देखने को मिलेगा। या फिर एक जो नैरेटिव हम लगातार देख रहे हैं, हम अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं, मैं सिर्फ राजस्थान की बात क्यों करूं, जहां पर बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि भाई लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, सारी चीजों को, चाहे हम केंद्रीय एजेंसियों की बात करें या फिर अगर हम ऊपरी सदन में बात करें, वहां पर जो है सभापति भी इन्फ्लुएंस्ड है कहीं ना कहीं। तो क्या वो जो नैरेटिव विपक्ष हर जगह गढ़ रहा है, उस नैरेटिव को राजस्थान में भी कहीं ना कहीं गढ़ने की कोशिश? बिल्कुल, क्योंकि ये जो बयान संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किए जाना, ये सबसे पहले शुरुआत जो बयान दिया था वो अशोक गहलोत सरकार ने जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने दिया था, और उसके बाद से लगातार विधान आरक्षण पर बीजेपी खत्म करना चाहती है, जिसको लेकर लोकसभा में कांग्रेस ने राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उनको लगा कि SC/ST वोट बैंक जो है वो उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, और इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन अपने आप में माने जाते हैं। कोई सवाल अगर वो उठाते हैं, कोई मुद्दा अगर वो उठाते हैं, तो उसके पीछे जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतरीन एक प्लानिंग संभवतः कांग्रेस की थिंक टैंक की हो सकती है। ऐसे में अशोक गहलोत का विधानसभा सत्र से पहले इस तरह की बयानबाजी या ट्वीट करना या एक्स पर पोस्ट डालना कहीं ना कहीं एक रोचक तथ्य और बिंदु है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या हो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नए कोई आपस में विवाद के विषय शुरू होंगे, या इन विवादों को और ज्यादा हवा दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र इस पर तमाम जानकारी जो है साझा करने के लिए, और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।